नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग करने वाले हैं टेन टेन का प्रथम अध्याय होगा। और वो भी बिहार बोर्ड का, जो बिहार बोर्ड में बी एस ई और बी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो पहला चैप्टर ही है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बिहार बोर्ड की पुस्तकें हैं। तो आइए इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सी बातों को हम लोगों को याद करके रखना है और किस बातों को हम लोगों को मतलब कि छोड़ देना है, क्योंकि बहुत सारा तो पढ़ना है। तो जो प्रश्न होगा हम लोग प्रश्न पर ही स्पेशली बात करेंगे। चलिए, भीम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर का उपनाम अगर पूछ दिया तो बाबा साहेब, बहुत इजी प्रश्न है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीवी आई है वो हम लोगों का ये है कि ये भीवी है प्रश्न। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा, मतलब मानव को जो जात पात से मुक्ति दिलाने वाले, यहाँ पे वर्णन किया गया कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब बहुत क्वालिफाइड थे, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे उस समय। किस समय? मतलब कि आप 1947 के जो आजादी स्वतंत्रता संग्राम था उस समय, और जब आजाद हुआ भारत, उसमें बहुत अहम योगदान निभाए थे इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा कहने का तात्पर्य हुआ कि जो 1 to 5 या 1 to 10 जो था, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, क्योंकि उतने पैसे थे नहीं, उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की? तो इन्होंने रचनाएं की जिसका कि इतिहास इतिहास मीमांसक के रूप में, विधिवेता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने, देखिए, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। कहाँ पर वकालत की? स्वदेश में, मतलब इंडिया में उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। मतलब वो समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते थे, उसके बाद भी उन्होंने अछूत स्त्रियों, अछूत मतलब जो जात पात का पहले हमारे भारत में था, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, जो मानव का अधिकार होता है, मानव का अधिकार मूलतः क्या होता है? शिक्षा, रोजगार, सम्मान, ये सारे चीजों में इन्होंने अथक प्रयास करवाया। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनके चिंतन व रचनात्मकता के तीन प्रेरक व्यक्ति, मतलब हम लोग भीमराव अम्बेडकर को तो मानते ही हैं, उनके रचनात्मकता के प्रमुख तीन व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दोस्तों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को इन्होंने बहुत ही, मतलब अपने जीवन में प्रेरणादायक के तौर पर इन्हें मानते हैं। चलिए आगे। भारत के संविधान निर्माण में, भारत का जो संविधान
26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। तो संविधान निर्माता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, तो बहुत सभी लोग जानते ही होंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माता कहकर इन्हें क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। तो यहाँ से दोस्तों अभी तक जो एक पैराग्राफ हम लोग पढ़े उसमें दो दो से तीन प्रश्न बहुत हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ। ठीक, इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की ये दे सकता है ऑप्शन में। और उसके बाद इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री। और वो दलित थे तो इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन कैसे पढ़ने चल गए? तो बड़ौदा नरेश, उस समय बड़ौदा के जो राजा थे, नरेश का तात्पर्य राजा से हुआ। तो इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे दें। तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त पुष्पराज कुमार और आज जो उपस्थित हुआ हूँ यह पूर्ण चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। और जो 9-10 बिहार बोर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है। आप लोग को उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 9, क्लास 10 हैंडमेडेड, हाथ से लिखा हुआ 2-3 साल पहले का इस सब का ऑब्जेक्टिव इसमें डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से देखिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन बैंक है जो तैयार हो रहा है 9, 10, एनसीईआरटी, बीटीबीसी, इन सारों का हम हाथ से लिख रहे हैं। तो अब हर रोज कम से कम आप लोगों को 4 वीडियो मिलेगा। एक एनसीईआरटी 9 से, एक एनसीईआरटी 10 से, एक बिहार बोर्ड 9 से और एक बिहार बोर्ड 10 से। वो पूरे दिन में 4 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और समय अगर इससे बचता है तो एक वीडियो सामान्य अध्ययन से, मतलब 5 वीडियो रोज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण क्या थी? तो द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, मतलब द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये इनकी रचनाएं हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर द, ये देखिए द अनटचेबल्स ये अलग है और हु आर द ये भी अलग है। हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सारे बुक का नाम है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, और है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देखिए आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो हम आपको थोड़ा सा एक क्लू दे दें या फिर एक ऐसा कुछ की जो बार बार एग्जाम में आता है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, यहाँ तक है। और हु आर द सुद्राज, और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सारे मतलब आपको घटते क्रम में हम बताएं कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब इनका जो संपूर्ण जो रचनाएं हैं वो कहाँ से? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। किस नाम से है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। चलिए यहाँ तक इनका जो चर्चा था, कवि परिचय या फिर और भी कुछ बात करें तो वहां तक हम लोगों ने वर्णन किया। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ, जो पाठ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ प्रस्तुत पाठ, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर,
क्या कर रहे टेक्स्ट ऑन हाइड्रा। तो हाँ, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है क्या दिया गया है इस पाठ के बारे में। बाबा साहेब के विख्यात भाषण, अभी हमने आप लोगों से बताया कि इस रचना के बारे में हम लोग विशेषकर पढ़ेंगे कि बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव, ये नाम आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। मतलब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के मतलब कहाँ से लिया गया है, क्या था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि ललई सिंह यादव जी ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था, जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण, जो भाषण हम लोग पढ़ेंगे आगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो यह भाषण कहाँ दिया गया था, तो जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोरक मंडल कहाँ हुआ था, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, कब हुआ था, 1936, 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। मतलब एक वहां के इनको अध्यक्ष बनाया गया था और उसी के तौर पर यह भाषण तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। मतलब यह सम्मेलन नहीं हो पाया और यह भाषण पढ़ा भी न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, मतलब कि कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। प्रस्तुत आलेख, जो आलेख हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत आलेख वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। मतलब जाति प्रथा समाज को किस तरह से एक अलग रास्ते पर ले जाने का काम करता था, तो उसका सारा वर्णन इसमें किया गया। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, मतलब ऐसा ऐसा तर्क देना, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में जो जनता के लिए और जनता का शासन, पूरे भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ के जो भावी नागरिक हैं, जो आने वाले नागरिक हैं इतिहास में, सॉरी भविष्य में, तो उनके लिए जब यह आलेख है अत्यंत शिक्षाप्रद है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चैप्टर। चैप्टर कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। श्रम का मतलब क्या होता है, श्रम का मतलब होता है काम, तो काम के आधार पर बंटवारा, विभाजन, और जाति प्रथा जो जात पात के आधार पर हम लोग बांटते हैं कि अगर किसी के पिताजी जूता का दुकान मतलब शुरू से लगाए हुए हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि ये उस जात के हैं। लेकिन आजकल हम लोग काम के आधार पर भी जाति को मतलब अगर वरीयता दें तो निश्चित है कि जाति खत्म हो सकती। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे कास्ट है जिनके आज तक परिवार में कोई जूता चप्पल का वो काम नहीं किया है, लेकिन वो भी आज जूता का चप्पल का दुकान खोल के बैठे हुए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, तो क्या हम उन्हें उस जूते बेचने वाले जाति के नाम से संबोधित करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं। बोला गया कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, मतलब जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषक कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हुआ कि जो जातिवाद के पूर्णतः समर्थन में थे, आगे इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते, जो मतलब जातिवाद को मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो कई आधार पर समर्थन करते हैं। अब समर्थन का आधार क्या कहा जा सकता है,
तो समर्थन का एक आधार, जो पहला आधार है, क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब आधुनिक जो सभ्य समाज है, जो वर्तमान समाज है, जो उस समय का जिसमें लिखा हुआ था, तो कार्य कुशलता के लिए, मतलब जो काम में कुशल है व्यक्ति, उसे श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कि मतलब अगर आप उस काम के लिए कुशल हैं, आप जूता बनाने के लिए कुशल हैं, तो आपका जो श्रम के आधार पर विभाजन होना जरूरी है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जाति का निर्धारण किस तरह से हुआ होगा। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो काम के आधार पर ही जाति का निर्धारण हुआ था। जो लोग काम करते थे, फिर उसके पिताजी, फिर उसके बच्चे, फिर वही चलता रहा। तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पहला आधार है जो जातिवाद के पोषक जातिवाद को सही मानते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, जब यह तर्क कोई देगा तो इसमें आपत्तिजनक बातें क्या होंगी। इसमें आपत्तिजनक बातें होंगी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। मतलब जाति प्रथा काम का तो बंटवारा करता ही है, काम करने वाले लोगों का भी बंटवारा का रूप अभी भी लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। देखिए, जो श्रम विभाजन है वो सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है। मतलब क्या विशेषता है? तो इसकी यह विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो भारत में जो जाति प्रथा चल रहा है, उसकी एक विशेषता यह भी है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो मतलब करती ही नहीं, विभाजन ही नहीं करती। विभाजन उसका कर देता है श्रमिकों को काम के आधार पर, बल्कि जो वर्ग हैं, जो उससे विभाजित वर्ग हैं, जो उससे मतलब बटे हुए वर्ग हैं, उसको एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देते हैं। मतलब उसको काम के आधार पर एक ऊंचा है तो एक नीचा है। और यह बताया जा रहा है कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि जाति प्रथा को क्या आप श्रम विभाजन के लिए स्वाभाविक विभाजन, जो है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, मतलब कि काम के आधार पर हम जात बांटे हैं, तो क्या ये स्वाभाविक विभाजन है या नहीं? तो यहाँ से प्रश्न हो जाएगा कि जो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होगा वो निगेटिव में जाएगा, जो मनुष्य की रुचि पर आधारित होगा वो पॉजिटिव में आएगा। कुशल व्यक्ति, आगे दिया गया कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, जो व्यक्ति कुशल है, ट्रेंड है, जो सक्षम है, वो श्रमिक है, तो वैसे समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हम, उसके पिताजी कोई भी काम करते हो, जूता बनाते हो या पूजा करवाते हो या कुछ भी करवाते हो, तो मान लीजिए कि जूता बनाने वाला व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके वो मतलब संस्कृत का ज्ञानी हो गया, तो क्या वो पूजा करा सकता है? या फिर जो पूजा कराने वाले व्यक्ति हैं और उनको मान लीजिए बहुत गरीब है, लेकिन उनके पास किसी तरह से उपाय हो गया कि हम जूते का बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर इस तरह के समाज काम के आधार पर हम व्यक्तियों का बंटवारा करेंगे तो निश्चित ही समाज, जो सभ्य समाज होगा, वो विकास करेगा। इस सिद्धांत के विपरीत, जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा उसके विपरीत क्या है, तो जाति प्रथा की का दूषित सिद्धांत यह है, मतलब जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत, मतलब गंदा सिद्धांत भी यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहता है
कि हम उसकी कार्य कुशलता को नहीं देखते, अपितु हम उसके जो माता पिता के कार्य और उनके जाति और ये सारे चीजों को देख करके सामाजिक स्तर पर जब वो बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ धारण करता है, तो उसी समय हम क्या करते हैं कि उसका जाति निर्धारित कर देते हैं। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और ये सारा ऑब्जेक्टिव का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके छात्र शिक्षक पाठशाला के प्लेलिस्ट पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है उसमें मैसेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। आगे, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। देखिए, जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती। मतलब वह तो एक तो ऐसा है जाति प्रथा कि हम उसको एक पेशा में निर्धारित कर दिए कि हाँ जी तुम लोहा वाला काम करता है, आप ही करते हैं तो लोहार हैं, ऐसे हैं, और उसको जीवन भर एक पेशे में बांध देते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, मतलब हो सके वह पेशा के लायक वो नहीं है, वह पेशा का काम वह नहीं कर सकता है, इसलिए उसे भूखे मरने के लिए समाज मजबूर कर देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो वर्तमान समाज है, तो अभी फैक्ट्री का जो प्रक्रिया, उद्योग धंधा जो लग रहा है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, तो प्रक्रिया है, जो टेक्निकल चीज का ज्ञान चाहिए, और इसमें निरंतर विकास हो रहा है, तो कभी कभी इसमें एकाएक परिवर्तन हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को कर सकते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब अगर आप कोई भी जाति के हो, अगर वहाँ पे आप वेल ट्रेंड एजुकेटेड हैं, तो निश्चित है कि आपका पेशा बदलेगा। जैसे कि आप एजुकेशन में ही उदाहरण में ले सकते हैं कि मतलब जो हमारे समाज के वैसे पिछड़े लोग हैं, आज भी अपने बच्चों को शिक्षा दे करके और मतलब भारत के वेल पोस्टेड पर वो उनको स्थापित कर रहे हैं, तो क्या उनका जो कार्य है, जो श्रम है, विभाजन है, क्या वो जाति निर्धारित कर रही है? तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यह आजादी के समय का ही यह अम्बेडकर जी का भाषण है, जिसे हम लोग को क्लास 10 में पढ़ने के लिए दिया गया, तो हमें उस परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे वर्णन करना है और समझना भी है, प्रश्न आएगा तो उसका आंसर भी देना है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यह लाइन समझिएगा आप लोग। कहा कि जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, समाज का वैसा व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। पेशा का मतलब जो वो काम करते हैं, तो ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब तुम्हारे पिताजी ये काम किए थे तो तुम भी यही काम करोगे, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यह हिंदू धर्म की जाति प्रथा यह मतलब अनुमति नहीं देती, चाहे उसमें आप कितने ही पारंगत क्यों ना हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति जो जाति प्रथा का बहुत ही मतलब कर सकते हैं कि कोर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसका वर्णन यहाँ। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा, देखिए प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, याद रखिएगा आप लोग, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे? तो हाँ होगा कि हमारे भारतीय समाज में हमें ऐसा पेशा चुनने का अनुमति ही नहीं मिलता है जो हमारे पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। प्रश्न दे सकता है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर होता है या नहीं, तो नहीं होता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति चाहे चलो जी हम अपना थोड़ा सा जाति प्रथा चेंज कर लें, जात पात जो भी है दूसरा जात हो जाए, तो हमारा समाज उसे यह अनुमति नहीं देगी। आगे, इस आधार पर
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। मतलब उद्योग में बताया जा रहा है कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो तो समस्या है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है, जितना कि बहुत से लोग मतलब उसके पिताजी के निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? विवशतावश कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप ही को कोई कार्य दे दिया जाए जिसमें आपका रुचि नहीं हो, आप विवशतावश करते हो, तो वो कार्य क्या होगा? वो कार्य ठीक ढंग से नहीं होगा, वो जैसे तैसे काम होगा। और वहीं हम किसी व्यक्ति को अगर उसके रुचि के अनुसार काम दें तो वह उस कार्य में आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। निश्चित है कि उसको मन ही नहीं लगता उस काम में, और समाज ने उसे उस काम के लिए थोप दिया तो वह टालू प्रवृत्ति का काम हो जाता है कि दूर करेंगे ना, बाद में आइएगा, कल परसों, ऐसा व्यक्ति का जो होता है वो मानसिकता हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? सही बात है। अतः अतः देखिए यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। यह सिद्ध हो जाता है कि क्या सिद्ध हो जाता है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा, मतलब आर्थिक पहलू, उसका मन नहीं लग रहा है उस काम में और हम उसे जबरदस्ती करवा रहे हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम जिस जात के हो, तुम मन से करेगा नहीं तो पैसा नहीं कमा पाएगा ठीक ढंग से, और आर्थिक पहलू से भी वो क्या हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। सही बात है कि यह मनुष्य की क्या करते हैं, तो स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, वो आत्मशक्ति जो उसका होगा वो दब जाएगा क्योंकि उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो यह क्या होगा? अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है व्यक्ति को। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, जो वो ये भाषण है जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग, या पूछेगा विधा क्या है तो भाषण है। तो इस भाषण के अकॉर्डिंग भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। क्या रचनात्मक पहलू है? कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? देखिए, कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर के, यहाँ तक जब हमने आप लोगों के सामने ये प्रश्न रखा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मतलब अगर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण से देखा जाए कि आदर्श समाज क्या है, तो देखिए क्या होता है आदर्श समाज। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता मतलब आजादी, समता मतलब शरीर में समानता, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा पर आधारित होगा। मतलब वैसा समाज जो आजाद हो, सभी में समानता की भावना हो, सभी भाईचारे जैसा मिलजुल कर रहते हैं, पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बोल रहे हैं कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? तो आदर्श समाज में गतिशीलता क्या, कैसी गतिशीलता होनी चाहिए? जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन, देखिए वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब कोई भी परिवर्तन हो तो समाज के एक छोर कहने का मतलब हुआ उच्च और एक छोर कहने का मतलब हुआ निम्न। तो कभी भी हम समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि एक उच्च जात का है, एक नीच जात का है। और जब सभी लोगों में आपसी सहभागिता और भ्रातृत्व की भावना होगी, तब निश्चित ही आदर्श समाज की स्थापना दोस्तों होगी। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। जो आदर्श समाज होगा उसमें सबका भाग होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध करने चाहिए। मतलब जो उनके जीवन में हो, अबाध संपर्क और जो भी साधन हो उनको उपलब्ध कराने चाहिए। तात्पर्य यह, मतलब तात्पर्य बता रहे हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप हो, और इसी का नाम दूसरा लोकतंत्र है। मतलब आदर्श समाज कैसा हो? तो दूध पानी के मिश्रण जैसा हो।
और भाईचारे का यह भी वास्तविक रूप है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। हम लोग लोकतंत्र को शासन की पद्धति मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र क्या है? वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का है। तो निश्चित ही यह जो परिभाषा यह प्रभावित करती है भारतीय समाज में फैले वैसे जातिवाद लोगों के लिए जो मतलब इसको एक प्रमुखता से लिए हुए। लोकतंत्र मूलतः क्या है? तो सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इम्पोर्टेंट है बातचीत के बारे में, और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो यह था क्लास 10 का प्रथम अध्याय। और यहाँ बोधगम्य प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक विडंबना की बात करती है कि भारत में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और यह अपना तथ्य स्थापित करने के लिए बहुत सारे चीजों का वर्णन करते हैं। आगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में बहुत तर्क देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तर्क वही है कि उसके पैतृक पेशे को उस पर थोप देते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इनकी आपत्तियां यही है कि हम काम के आधार पर अगर उसको बंटवारा करते हैं तो निश्चित वह किसी काम को अगर रुचि के साथ करता है तो बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन अगर हम उसके पिताजी वाला कार्य को उस पर थोप देते हैं तो वह उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। चलिए आगे। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? वो इसलिए कहीं नहीं जा सकती क्योंकि पैतृक पेशा पे निर्धारित होता है, तो स्वाभाविक कैसे होगा वो? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह प्राचीन समय से हमारे भारतीय समाज का एक ऐसा मतलब बीमारी है जिसको कि मतलब हटाना बहुत अलग चीज है। इसको हटाने के लिए हम शिक्षा का ही साधन ले सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दोस्तों बोला भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पी करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा। और क्यों? क्योंकि वह अपने अंदर के गुणों का विकास इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसे उसके सिर पर ऐसा काम थोप दिया जाता है जो कि उस करने के लिए वो मतलब इच्छुक नहीं होते। नेक्स्ट, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? बहुत सारे पहलू दिखाए हैं कि मतलब ऐसा हानिकारक प्रथा है जो हमारे समाज को कभी विकसित होने नहीं देगा। हम अंदर से अंदर में अंदर मतलब मन के अंदर में कुंठा का शिकार होंगे, और वैसे लोग बहुत सारे गलत रास्ते पे चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए 8 नंबर प्रश्न। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो हमें आदर्श समाज की स्थापना करनी होगी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना हो, और एक पहलू से लेकर दूसरे पहलू तक सभी में भाईचारे की भावना हो। तब जाकर के हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो यह था बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर हिंदी का, क्लास 10 का दोस्तों। अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और निश्चित ही अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।